Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now. हेलो टीम, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम बैक टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे द अप्रेंटिस एक्ट 1961 के बारे में। ओके, सो दिस इज द ओरिजिनल पीडीएफ विच वी हैव फ्रॉम इंडिया कोड का वेबसाइट, एंड देन दिस इज द नोट्स विच आई हैव सम important points I have filtered out from this PDF that we will be studying. Okay, तो दोनों को हम लोग कंपेयर करते हुए साथ में पढ़ेंगे। जैसा कि मेरा तरीका है, सबसे पहले मैं आपको एक फ्रेमवर्क बताती हूँ कि एक्ट में क्या है, कौन कौन सी चीज़ें पहले है, कौन कौन सी चीज़ें बाद में, चैप्टर्स का अरेंजमेंट कैसे है, तो हम लोग पहले उसे ही देखेंगे। तो चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी है ना, जिसमें बस डेफिनेशंस है, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको इसमें से ध्यान रखने हैं, याद करने हैं। चैप्टर 2 है अप्रेंटिसेस एंड देयर ट्रेनिंग। बहुत ही सिंपल सा एक्ट है ये, है ना, सारी चीज़ें डायरेक्टली स्ट्रेट मैनर में दी हुई है। चैप्टर 2 अप्रेंटिसेस एंड देयर ट्रेनिंग, and that chapter in fact is very long, and it contains from chapters from section 3 to section 22. तो section 3 to section 22 हमारे chapter 2 में है। chapter 3 है authorities। authorities में कितना है? authorities में देखो यहाँ पे 23 to 38 है ना, तो 38 sections divided in 3 chapters है ना। chapter 1 preliminary, chapter 2 apprentices and their training, chapter 3 authorities, that's it है ना। तो ये हमें देखना है। चलो, यूनिट 11 अप्रेंटिसेस एक्ट 1961, ऑब्जेक्ट ऑफ दैट। यूनिट 11 जो आपके सिलेबस में काफ़ी सारे एक्ट्स हैं, बहुत सारे एक्ट्स के वीडियोस ऑलरेडी आपने देखा होगा, अपलोडेड है, एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस एक्ट। ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्या है? अप्रेंटिस। अप्रेंटिस क्या होता है? अप्रेंटिस मतलब कोई ऐसा पर्सन जिसे मतलब फैक्ट्री की वर्ल्ड में जाना है और उसने थियोरेटिकल नॉलेज है उसके पास, है ना, स्कूल की नॉलेज है, कॉलेज की नॉलेज है, बट एक्चुअली फैक्ट्री में जो रिक्वायर्ड होगा उसके लिए उसे तैयार करना। मतलब एक ब्रिज हो जाएगा कि स्कूल या कॉलेज में जो पढ़ा उसे एक जो ब्रिज है कि जो हमने नॉलेज जो पढ़ा उसे फैक्ट्री में अप्लाई कैसे करेंगे, वो है अप्रेंटिस, है ना। तो अप्रेंटिस के अंदर मैन पावर स्किल्स को थ्रू थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इन नंबर ऑफ ट्रेड्स एंड ऑक्यूपेशन, बहुत सारे ट्रेड ऑक्यूपेशंस में, बहुत सारे ट्रेड्स में, नॉट ओनली इन फैक्ट्री, बहुत सारे ट्रेड्स में, बहुत सारे ऑक्यूपेशंस में जो हमने थियोरेटिकल चीज़ें पढ़ा है उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, है ना, ताकि हम इंडस्ट्री रेडी हो सके, वो होता है अप्रेंटिस ट्रेनिंग। और ये एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन हो जाता है कि जो भी एम्प्लॉयर है ना, वो जो बहुत सारे एम्प्लॉयर पे ये एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन हो जाता है कि जो भी ट्रेनी है उनको आप एक अप्रेंटिस ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद आप उनको एक रेगुलर एम्प्लॉय का दर्जा देंगे। टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द ट्रेनिंग अप्रेंटिसेस के अप्रेंटिसेस में ना कई बार आजकल ना जैसे अप्रेंटिसेस के पास कैजुअल लीव्स हैं, एक्चुअली दे डिजर्व कैजुअल लीव्स दे, और उनको नाइट शिफ्ट नहीं अलाउ है अप्रेंटिसेस को एज पर दिस एक्ट। बट क्या होता है कि आजकल अप्रेंटिसेस को इन सारी चीज़ों को पता नहीं है ना, अगर वो छुट्टी लेते हैं तो उनके लिए सैलरी कहीं एम्प्लॉयर ऐसा है कि डिडक्ट कर लेते हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए भी ये एक्ट आई है, एंड टू सप्लीमेंट द अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्निकल पर्सन्स फॉर द इंडस्ट्री, है ना, कि टेक्निकल पर्सन्स इंडस्ट्री में हमारे सफिशिएंट हो। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव। अब उसके बाद सेक्शन 3 में दिया हुआ है क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग एंगेज्ड एज एन अप्रेंटिस क्या क्या है। तो सेक्शन 3 क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग एंगेज्ड एज एन अप्रेंटिस। उसके बाद सेक्शन 2 डेफिनेशंस, मुझे कुछ डेफिनेशंस आपको बताने थे, चलो उस डेफिनेशंस को हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। देखो, ये सारी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, बट इसका मीनिंग आपको पता है, इसमें कुछ याद नहीं करना है ना। अप्रेंटिस मींस अ पर्सन हु इज अंडरगोइंग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, है ना। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग क्या होती है? मींस अ कोर्स ऑफ ट्रेनिंग इन एनी इंडस्ट्री इन परसुएंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप अंडर प्रिस्क्राइब टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये दोनों अंडरस्टूड डेफिनेशन है, याद रखिए। सेक्शन नंबर 22A यहाँ पे AAA। फिर यहाँ पे एक ना अप्रेंटिस एडवाइजर होता है, ठीक है। इस एक्ट में सेंट्रल अप्रेंटिसशिप एडवाइजर होता है, एक ये पर्सन होता है, और वो ना और ये सेंट्रल अप्रेंटिसशिप एडवाइजर हो सकता है और स्टेट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर हो सकता है। सेंट्रल है तो स्टेट गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, स्टेट है तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा। एक बस यहाँ पे होता है, ठीक है। उसके बाद देखो एक होती है अप्रेंटिसशिप काउंसिल भी होती है, यहाँ पे इसके थ्रू बॉडीज को भी याद करवा दे रही हूँ। अप्रेंटिसशिप काउंसिल भी होती है, ये भी सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल भी हो सकती है और स्टेट अप्रेंटिसशिप काउंसिल भी हो सकती है। तो लाइक एडवाइजर और काउंसिल दो चीज़ें हैं। उसके बाद देखो जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और आ जाता है ना, वो है डेजिग्नेटेड ट्रेड, ठीक है।
डेजिग्नेटेड ट्रेड क्या है? एनी ट्रेड और ऑक्यूपेशन और एनी सब्जेक्ट फील्ड इन इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और एनी वोकेशनल कोर्स विद द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल, है ना। तो ये इंजीनियरिंग या नॉन इंजीनियरिंग वोकेशन कोई सा भी कोर्स, इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग कोई सा भी कोर्स जो कि सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल से कंसल्ट करके वो ट्रेड लिया गया है ना। तो वो है डेजिग्नेटेड ट्रेड। ओके, एम्प्लॉयर एस्टेब्लिशमेंट, ये सारा कॉमन डेफिनेशंस है। उसके बाद देखो ग्रेजुएट और टेक्निकल अप्रेंटिस। ग्रेजुएट और टेक्निकल अप्रेंटिस मीन्स अ पर्सन हु होल्ड्स और इज अंडरगोइंग ट्रेनिंग इन ऑर्डर दैट ही मे होल्ड अ डिग्री और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, है ना। तो जो अभी ट्रेनिंग अंडरगो कर रहा है ताकि उसे कोई डिग्री या डिप्लोमा मिल सके, वो है ग्रेजुएट या टेक्नीशियन अप्रेंटिस। इंडस्ट्री जो कि नेशनल काउंसिल ऑप्शन ट्रेड। फिर एक है टेक्नीशियन अप्रेंटिस। तो एक ग्रेजुएट अप्रेंटिस हमने देखा, एक ट्रेड अप्रेंटिस हमने यहाँ पे देखा, है ना। एक डेजिग्नेटेड ट्रेड एक होता है, मतलब ये सारा कोई सा भी इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वोकेशनल ये सारे कोई एक ट्रेड हो गया, डेजिग्नेटेड ट्रेड हो गया। उसमें हमारे ग्रेजुएट अप्रेंटिस है, ग्रेजुएट या टेक्नीशियन अप्रेंटिस जो कि डिग्री के लिए या डिप्लोमा के लिए अप्रेंटिसशिप कर रहा है। और एक है टेक्नीशियन अप्रेंटिस, तो who holds or is undergoing training in order that he may hold a certificate in vocational course after 2 years of study after the completion of secondary stage of school, recognized by AI All India Council and undergoes apprenticeship training in any designated trade, है ना। तो एक होता है टेक्नीशियन अप्रेंटिस और एक होता है ट्रेड अप्रेंटिस। तो ट्रेड अप्रेंटिस मतलब डेजिग्नेटेड ट्रेड की जो डेफिनेशन देखी उसमें अगर कोई अप्रेंटिस है तो वो ट्रेड अप्रेंटिस हो गया। एक टेक्नीशियन अप्रेंटिस है जो कि ट्रेनिंग होल्ड जो कि ट्रेनिंग ले रहा है ताकि उसे वोकेशनल कोर्स के लिए कोई सर्टिफिकेट मिल जाए, वो हो जाता है टेक्नीशियन अप्रेंटिस, है ना। कोई सर्टिफिकेट के लिए जो कर रहा है, जो डिप्लोमा के लिए कर रहा है वो है ग्रेजुएट और टेक्नीशियन अप्रेंटिस। जो सर्टिफिकेट के लिए कर रहा है वो है टेक्नीशियन अप्रेंटिस। और एक ट्रेड अप्रेंटिस जो कि डेजिग्नेटेड ग्रेड में कर रहा है। थोड़ा है डिफिकल्ट यहाँ पे, बस यही डिफिकल्ट है, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बस ये तीन चीज़ें हैं। तो वर्कर का डेफिनेशन में नॉर्मल है, ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। ट्रेड अप्रेंटिस, ग्रेजुएट अप्रेंटिस, डेजिग्नेटेड ट्रेड, और यहाँ पे जो बॉडीज है हमारी अप्रेंटिस काउंसिल, अप्रेंटिस एडवाइजर, ये सारा कुछ ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलो सेक्शन 3 में आते हैं, क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग एंगेज्ड एज एन अप्रेंटिस। तो यहाँ पे देखो जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस है वो सारे मैंने अपने नोट्स में दिए। मैं एक बार अपने नोट्स का भी ओवरव्यू दे देती हूँ क्या क्या है ना। तो सेक्शन 3 मैंने बताया है क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग एंगेज्ड एज एन अप्रेंटिस। फिर मैंने सेक्शन 4 के बारे में आपको समझाऊंगी, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप। उसके बाद फिर इसी तरह सेक्शन 5, सेक्शन 6 इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 7 टर्मिनेशन होगा तो क्या होगा, सेक्शन 9 प्रैक्टिकल एंड बेसिक ट्रेनिंग के बारे में है। उसके बाद सेक्शन 10 रिलेटेड इंस्ट्रक्शन ऑफ अप्रेंटिसशिप, 11 ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉयर, सेक्शन 12 ऑब्लिगेशन ऑफ अप्रेंटिस, 13 पेमेंट ऑफ अप्रेंटिस, 14 आवर्स ऑफ वर्क टाइम, लीव के क्या रूल्स है, और फिर लास्ट में क्या अथॉरिटीज़ है और क्या ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज है। ये सब हम लोग एक एक करके 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो सेक्शन 3 में जाते हैं। क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग एंगेज्ड एज एन अप्रेंटिस, अ पर्सन शैल नॉट be qualified for being engaged as an apprentice to undergo apprenticeship training unless he is not less than 14 years of age. तो मिनिमम एज फॉर अप्रेंटिसशिप इज 14 years, ये याद रखिएगा, 14 साल। 14 साल आपका होना चाहिए, तभी आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अपने आपका में आप इन्वॉल्व हो सकते हो। और स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन एंड फिजिकल फिटनेस कुछ है तो वो आप सेटिस्फाई कर रहे हो तब। तो योर एज शुड बी मोर देन 14 years, 14 years और मोर देन 14 years, और ऐसा नहीं कि कुछ एजुकेशन एंड फिजिकल फिटनेस जो भी रिक्वायर्ड होगा स्टैंडर्ड वो फुलफिल होना चाहिए। फिर एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप में देखेंगे, है ना। सेक्शन 4 देखो, क्वालिफिकेशन फॉर बीइंग एंगेज्ड एज एन अप्रेंटिस हमने देख लिया, 14 साल, और जो भी एजुकेशनल एंड फिजिकल क्वालिफिकेशन चाहिए वो। और चौथा हो गया नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप। कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं देखो, no person shall be engaged as an apprenticeship to undergo apprenticeship training unless he is minor, his guardian has entered into a contract of apprenticeship with the employer, okay, and this apprenticeship training shall be deemed to have commenced on the date on which the contract of apprenticeship has been entered as per clause। तो नॉर्मल सी चीज़ें ही हैं इसमें बताई गई हैं कि
अगर माइनर हो जाता है, अगर पर्सन माइनर है, जो अप्रेंटिसशिप है वो माइनर है, 15 साल का है, तो उसके जो गार्जियन होंगे वो एंटर करेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप में। और ये जो ट्रेनिंग उस समय से स्टार्ट होगी, जो भी डेट होगा कॉन्ट्रैक्ट के अप्रेंटिसशिप का, उस दिन से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, ऐसा सोचा जाता है। और एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप में कंटेन्स टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी पार्टीज हमारी डिसाइड करती हैं, दोनों पार्टी, एम्प्लॉयर और ट्रेनिंग, दोनों मिलकर के जो भी डिसाइड करते हैं वैसा टर्म्स एंड कंडीशन होता है। और every contract of apprenticeship as entered into shall be sent by employer within such period as may be prescribed to apprenticeship advisor for registration। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप होता है ना, अब एम्प्लॉयर है, उसने कुछ बच्चों के साथ अप्रेंटिसशिप का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा जाता है किसके पास? अप्रेंटिसशिप एडवाइजर के पास, है ना, रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा जाता है। ओके। और वो रजिस्टर नहीं करेगा अगर उसे लगता है कि कुछ अगर दिक्कत है, डेजिग्नेटेड ट्रेड में नहीं है ना, तो जो भी अप्रेंटिस एडवाइजर चेक करेगा एवरीथिंग कि हाँ, जो एज एंड नॉर्म्स एंड डेजिग्नेटेड ट्रेडमार्क में ही अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग हो रही है कि नहीं, ये सारा चेक करेगा अप्रेंटिसशिप एडवाइजर, है ना। द पर्सन डिस्क्राइब एज एन अप्रेंटिस इन द कॉन्ट्रैक्ट इज क्वालिफाइड, कि जो पर्सन है जिसे हम अप्रेंटिस बोल रहे हैं वो क्वालिफाइड है प्रॉपरली, और डेजिग्नेटेड ट्रेड में वो कैरी ऑन कर सकता है ना। तो सारा कुछ चेक करता है अप्रेंटिस एडवाइजर। ओके। फिर द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कॉन्टैक्टिंग द सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल मेक्स एनी रूल्स, तो फिर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्ट अप्रेंटिस रिलेटेड टू दैट कैटेगरी ऑफ अप्रेंटिस एंड इमीडिएटली बिफोर मेकिंग ऑफ सच रूल शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली। अगर कोई रूल बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट तो वो भी एप्लीकेबल होगा, और रूल जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है वो सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल से डील करते हुए, उससे कॉन्टैक्ट करते हुए बनाता है ना। तो अगर ऐसा कुछ रूल्स है तो वो भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? सेक्शन 4 में कॉन्टैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप में माइनर है तो उसके गार्जियन कॉन्टैक्ट करेंगे, और डेट के बारे में हमने देखा, और फिर टर्म्स एंड कंडीशन जो भी होगा वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहेगा, अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट में, और इसे रजिस्टर कौन करेगा? अप्रेंटिसशिप एडवाइजर। डन। फिर नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप। नोवेशन मतलब सिंपली फिर से रिन्यू करना, है ना। कि मान लीजिए अभी कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, फिर अचानक से कोरोना आ गया, कॉन्ट्रैक्ट ये हुआ था कि डेली क्लासेस अटेंड करनी है, अब कोरोना आ गया तो वर्क फ्रॉम होम होगी क्लासेस, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो गया, है ना। तो उस केस में क्या होगा? हाँ, तो अगर अनेबल है अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, है ना, जैसे कोविड आ गया, तो ऑब्लिगेशंस चेंज हो गए। ठीक है। तो विद द अप्रूवल ऑफ अप्रेंटिस एडवाइजर इट इज अग्रीड। हाँ, तो नोवेशन में क्या हो जाता है कि मान लो कि ऐसा भी हो सकता है कि जो एम्प्लॉयर है वो भी चेंज हो रहा है ना, किसी भी तरह का रिन्यूएबल होता है, एम्प्लॉयर भी अगर चेंज हो रहा है, तो मान लो कि कोई एम्प्लॉयर है ना, तो वो अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर पाया। ठीक है। उसे मान लो 6 महीने की ट्रेनिंग देनी थी, 2 ही महीने का ट्रेनिंग दिया। ठीक है। तो अप्रेंटिसशिप और इस गार्जियन एंड अदर एम्प्लॉयर, तो जो एम्प्लॉयर 2 है जिसे अप्रेंटिस फिर आगे की ट्रेनिंग लेगा, है ना, वो फिर से अप्रेंटिस एडवाइजर के पास जाके दोबारा से अग्रीमेंट करवा लेता है ना। एंड from the date of such registration the contract of apprenticeship with the first employer shall terminate and no obligation under that contract shall be enforceable, है ना। तो अगर हमारा एम्प्लॉयर 1 से था, अप्रेंटिसशिप 6 महीने का होगा, वो 2 ही महीने करवाया, नहीं करवा पाया, तो जो अप्रेंटिस एडवाइजर है, अप्रेंटिसशिप एडवाइजर मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉयर 2 के साथ कर देगा, मेरा सारा ऑब्लिगेशन एम्प्लॉयर 2 के साथ है, और एम्प्लॉयर 1 के साथ मेरा कोई ऑब्लिगेशन नहीं रहेगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, वॉइड हो जाएगा, खत्म, है ना। तो नोवेशन मतलब रीसेटलमेंट विद अनदर एम्प्लॉयर। ठीक है। फिर पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, तो ये कभी डाउटफुल होता है कि ये कोई फिक्स्ड पीरियड नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे होता है। यूजुअली 1 साल का होता है, कभी कभी 6 महीने का भी होता है, कभी कभी 3 महीने का भी होता है, तो डिपेंड करता है कि कितना डिफिकल्ट ट्रेनिंग है उस पर भी, है। हाँ, तो पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप विल बी डिटरमाइंड बाय काउंसिल और इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय दैट काउंसिल। जो हमारा वोकेशनल, जो हमारा अप्रेंटिसशिप काउंसिल है, या फिर जो इंस्टीट्यूशन उसे रिकॉग्नाइज किया गया, वो सब डिसाइड करेंगे कि कितना पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। ठीक है। कोई बोर्ड या स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन अथॉरिटी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑथराइज किया हुआ कोई इंस्टीट्यूशन है जिसमें कि ट्रेड अप्रेंटिसेस हमारे ट्रेनिंग अंडरगो कर रहे हैं, तो ये जो बोर्ड या स्टेट काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, यही लोग नोटिफाई करेगी कि ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कितना होगा,
है ना। तो मतलब ये अगर सरकारी कुछ है, सरकारी काउंसिल है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो वो लोग खुद नोटिफाई करेंगे कि कितना पीरियड होगा अप्रेंटिसशिप का। तो अप्रेंटिसशिप का जो पीरियड है वो हमारे जो बोर्ड से जो अथॉरिटी है, जो इंस्टीट्यूशन है, वो लोग ही डिसाइड करती हैं। सेक्शन 6 में ये दिया हुआ है ना। इनोवेशन हमने पढ़ लिया, फिर सेक्शन 6 में हमने पढ़ा पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। ठीक है, उसके बाद देखो टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो जिस दिन हमारा मान लो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, 6 महीने खत्म हुआ, कॉन्ट्रैक्ट तो खुद खत्म हो जाएगा, है ना। तो फिर इधर पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप may make an application to apprenticeship advisor for the termination of contract, and when such application is made shall send by post कॉपी thereof to other party to the contract। मान लो 6 महीने के था और 4 महीने में खत्म हो गया, तो वैसे में क्या होगा कि आइदर पार्टी, या तो अप्रेंटिस या तो एम्प्लॉयर, कोई भी एप्लीकेशन देगा अप्रेंटिस एडवाइजर को कि भाई हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट कर दो अभी अप्रेंटिसशिप का, क्योंकि मान लो ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। और तो ऐसा होगा तो हम एप्लीकेशन भेजेंगे अप्रेंटिसशिप एडवाइजर को। ठीक है, और उसके बाद वो उसके बाद जो अप्रेंटिसशिप एडवाइजर करेगा वो जो आपके एप्लीकेशन का कंटेंट है उसको देखेगा, पढ़ेगा, समझेगा, चेक करेगा, और उसके बाद वो राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट को एलिमिनेट कर देगा अगर वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ ठीक है। ओके, और अगर ऐसा होता है कि एम्प्लॉयर की गलती से अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप है वो टर्मिनेट हो जाता है क्योंकि एम्प्लॉयर फेल हो गया है, एम्प्लॉयर की गलती से अगर ऐसा होता है, एम्प्लॉयर बोला कि भाई 6 महीने में ट्रेनिंग देंगे, आपको रिक्रूट कर लिया, बोले 6 महीने ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद वो 1 महीने के बाद वो भाग गया, या 2 महीने के बाद अब वो मना कर रहा है, तो वैसे केस में क्या होगा, अगर फेलियर ऑफ एम्प्लॉयर है तो सच एम्प्लॉयर शैल बी लायबल टू पे द अप्रेंटिसशिप कंपनसेशन ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू 3 months लास्ट ड्रॉन स्टाइपेंड, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर फेलियर ऑफ एम्प्लॉयर की वजह से आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वो टर्मिनेट होता है तो लास्ट 3 महीने का जो कंपनसेशन है वो एम्प्लॉयर आपको देगा। ठीक है, और अगर अप्रेंटिस के पार्ट से, अगर जो बच्चा था, जो ट्रेनर था, जो अप्रेंटिस था, वो जो ट्रेनिंग ले रहा था, अगर उसकी तरफ से गलती है ना, तो उससे 3 महीने का लास्ट ऑन स्टाइपेंड उसे रिकवर कर लिया जाएगा उसके गार्जियन से, है ना। तो कितना अच्छा यहाँ पे रूल है ना, बहुत अच्छा रूल है यहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ अप्रेंटिसशिप कॉन्ट्रैक्ट में, है ना। एक तो पहला है कि खुद से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, खुद से खत्म हो जाएगा अगर सब कुछ नॉर्मल है तो। दूसरा है अगर जल्दी खत्म करवाना है भाई तो कोई भी कॉन्टैक्ट करे और वो अप्रेंटिसशिप एडवाइजर चेक करेगा कि भाई ठीक है 6 महीने की ट्रेनिंग 4 महीने में खत्म हो गई, अवॉइड कर देगा बाकी सब कुछ। और उसके बाद अगर किसी की गलती से, या तो एम्प्लॉयर या तो अप्रेंटिस की गलती से अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है तो एम्प्लॉयर 3 महीने की सैलरी देगा, या फिर अप्रेंटिस से 3 महीने की सैलरी रिकवर करेंगे, नॉट सैलरी, अभी सैलरी तो नहीं मिल रही, स्टाइपेंड। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 9 प्रैक्टिकल एंड बेसिक ट्रेनिंग ऑफ अप्रेंटिस। अब नेक्स्ट सेक्शन 6 के बाद जो इम्पोर्टेंट था, सेक्शन 7 के बाद टर्मिनेशन के बाद जो हमें इम्पोर्टेंट था वो था 9 प्रैक्टिकल एंड बेसिक ट्रेनिंग ऑफ अप्रेंटिसेस। तो प्रैक्टिकल एंड बेसिक ट्रेनिंग ऑफ अप्रेंटिसेस सेक्शन 9 में हम लोग देखेंगे क्या क्या है चीज़ें। तो हर एम्प्लॉयर सुटेबल अरेंजमेंट करेगा कि उसके पास इतने सारे अप्रेंटिसेस आएंगे और पढ़ेंगे और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना, ट्रेनिंग दी जाएगी। ओके, तो इसमें बस वही है कि जो सेंट्रल अप्रेंटिस एडवाइजर होगा उसका जो रैंक होगा वो रैंक असिस्टेंट, मतलब या तो ये पर्सन और कोई और पर्सन जिसका रैंक असिस्टेंट अप्रेंटिस एडवाइजर से ज़्यादा, है ना, वो क्या करेगा, रीजनल फैसिलिटीज shall give all reasonable facilities for access to each such apprentice with a view to test his work and to ensure practical training is imparted। तो इसका जो अप्रेंटिस एडवाइजर है वो चेक करेगा कि भाई जो जो भी रीजनल फैसिलिटीज़ है, जैसे कि मान लो कि फैक्ट्री में काम करना है तो प्रोटेक्टिव शूज़ दिया, पीपीई किट दिया, मास्क दिया, है ना, या जो कुछ भी चीज़ें की ज़रूरत की है वो सारा कुछ देता है, और इंश्योर करता है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चल रही है अप्रूव प्रोग्राम में, जो भी हमारा अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम है उसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चल रही है, ये चेक करता है कौन, अप्रेंटिस एडवाइजर। फिर सर्च ऑफ द ट्रेड अप्रेंटिसेस वेर एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज, यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 4, अगर कोई एम्प्लॉयर है वो एम्प्लॉय करता है अपने एस्टेब्लिशमेंट 500 और मोर वर्कर, 500 या 500 से ज़्यादा वर्कर अगर वो एम्प्लॉय करता है तो बेसिक ट्रेनिंग शैल बी इम्पार्टेड टू द ट्रेड अप्रेंटिसेस ईदर इन सेपरेट पार्ट ऑफ वर्कशॉप बिल्डिंग और इन ए सेपरेट बिल्डिंग which shall be set up by the employer himself by the appropriate government, or appropriate government may grant loans to the employer uh,
ऑन इजी टर्म्स एंड रिपेबल बाय इजी इंस्टॉलमेंट टू मीट द कॉस्ट ऑफ द लैंड, है ना। अगर 500 या 500 से ज़्यादा वर्कर है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इस केस में सेपरेट वर्कशॉप बनाना पड़ेगा इन अ सेपरेट बिल्डिंग, है ना। तो ट्रेनिंग के लिए अप्रेंटिस के ट्रेनिंग के लिए सेपरेट वर्कशॉप इन अ सेपरेट बिल्डिंग बनाना पड़ेगा, जो कि एम्प्लॉयर बनाएगा, और एम्प्लॉयर को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लोन्स दिलवा देगी इजी टर्म में, इजी पेबल इंस्टॉलमेंट में, है ना। सो दिस इज very important. If the number of apprentices to be trained at any time in any establishment in which 500 or more workers are employed is less than 12. अब कोई ऐसा एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें वर्कर्स हैं 500 या 500 से ज्यादा, वर्कर्स अलग है, अप्रेंटिसेस अलग है ना। तो वर्कर्स 500 या 500 से ज्यादा है, लेकिन अप्रेंटिसेस 12 से कम है, इज लेस देन 12, 12 से कम है। द एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू सच एस्टेब्लिशमेंट ने डिप्यूट ऑल of such apprentices to basic training center or industrial training institute for basic training in designated grade, है ना। अगर 12 से कम अप्रेंटिसेस हैं और वर्कर की संख्या 500 से ज्यादा है, तो सारे अप्रेंटिसेस को दूसरी जगह बेसिक ट्रेनिंग सेंटर, अगर कोई है, मान लो कि कोई किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल का, एक डिस्ट्रिक्ट में बड़ा सा बेसिक ट्रेनिंग सेंटर है, या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ITI, है ना, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, तो जो कि गवर्नमेंट रन कर रही है, तो वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए अप्रेंटिसेस को भेजा जा सकता है ना, वहाँ पे डेप्यूट किया जा सकता है, ठीक है, अगर 12 से कम अप्रेंटिसेस हैं तब। Where any employer deputes any apprentices under subsection 4A, such employer shall pay to the government the expenses incurred, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे है कि अगर आपके पास ऐसा ही सिचुएशन था कि 500 से ज़्यादा वर्कर थे, बट अप्रेंटिसेस 12 से कम थे, तो आपने ITI में भेज दिया, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, वो तो गवर्नमेंट रन कर रही है, तो यू विल हैव टू पे द गवर्नमेंट द एक्सपेंसेस इनकर्ड, है ना। जो भी खर्चा है सरकार मांगेगी, आपको देना पड़ेगा। और अगर लेस देन 500 वर्कर्स हैं, तो द बेसिक ट्रेनिंग शैल बी इम्पार्टेड टू द ट्रेड अप्रेंटिसेस इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेट अप बाय द गवर्नमेंट। तो ट्रेड अप्रेंटिसेस को बेसिक ट्रेनिंग ट्रेड इंस्टीट्यूट में ही दी जाएगी, जो कि गवर्नमेंट ने सेटअप किया है। ओके, तो 500 से ज़्यादा वर्कर है तो बेसिक ट्रेनिंग सेंटर और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रन बाय द गवर्नमेंट, और 500 से कम वर्कर हैं तो भी वही बात कही जा रही है कि जो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ने सेटअप किया, वहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिसेस की ट्रेनिंग होगी। फिर इन एनी ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट, इन एनी सच ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट which shall be located within the premises of the most suitable establishment in the locality or at any other convenient place, the trade apprentices engaged by 2 or more employer may be imparted basic training. तो लोकेलिटी और कन्वीनियंस प्लेस के हिसाब से 2 और 2 से ज़्यादा एम्प्लॉयर भी एक जगह पे ट्रेड, मतलब एम्प्लॉयर 1 है, एम्प्लॉयर 2 है, दोनों के अप्रेंटिसेस भी किसी एक जगह पे भी ट्रेनिंग ले सकते हैं बेस्ड ऑन दी कन्वीनियंट प्लेस। फिर इन द केस ऑफ अप्रेंटिस अदर देन ग्रेजुएट और टेक्नीशियन, अगर ग्रेजुएट अप्रेंटिस नहीं है और टेक्नीशियन अप्रेंटिस नहीं है, द सिलेबस ऑफ एंड द इक्विपमेंट टू बी यूटिलाइज्ड फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इंक्लूडिंग बेसिक ट्रेनिंग may be approved by central government. In case of graduate or technician, apprentice technician, apprentices, the program, तो जो भी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जो भी एंटाइटलमेंट है, जो भी इक्विपमेंट है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करेगा इन कंसल्टेशन विद सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरवीन कर रहा है ये चेक करने के लिए कि जो भी हमारे ग्रेजुएट है, जो भी हमारे टेक्नीशियन अप्रेंटिस है, उनसे जो भी सामान यूज़ करेंगे, जो भी इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, क्या क्या सिलेबस उनको पढ़ाया जाएगा, वो ठीक ठाक तो है ना। तो वो सेंट्रल अप्रेंटिस काउंसिल चेक करेगा, कंसल्ट कर अप्रूव करेगा। तो सेंट्रल मान लीजिए आपका बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आपने बहुत सारे अप्रेंटिसेस को अपॉइंट किया कि 1 साल की भाई हम तुम्हें ट्रेनिंग देंगे, आपने नोटिफिकेशन दिया, फिर सेंट्रल अप्रेंटिसशिप काउंसिल आएगा, अप्रूव करेगा कि आप जो सिलेबस उनको पढ़ाओगे 1 साल और जो भी इक्विपमेंट में उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दोगे वो ठीक ठाक है कि नहीं, और अप्रूव करेगा। वो अप्रूव करवाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, तभी आप फिर कैरी ऑन कर सकते हो अप्रेंटिस ट्रेनिंग। तो सेंट्रल अप्रेंटिस काउंसिल का काम क्या है, आपके इक्विपमेंट को और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का जो भी सिलेबस है उसको अप्रूव करवाना, ठीक है। चलो, yes, so friends, what I'll do, there is a lot that we have to discuss today. सेक्शन 10 के बाद फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16 अप टू सेक्शन 30 सम अमेंडमेंट्स आर आल्सो देयर, और उसके बाद हमने कुछ अमेंडमेंट्स के भी लिस्ट बनाए हैं जो कि हाल फिलहाल हुए हैं, और कुछ MCQs भी हैं। सो व्हाट वी विल डू, वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट टुमारो, ओके। सो एक बार आप भी रिवाइज करो
और हम लोग कल फिर से अप्रेंटिसेस एक्ट का जो बचा हुआ पार्ट है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो, सो विद दिस आई विल बी एंडिंग द सेशन टुडे एंड प्लीज रिवाइज, we'll continue tomorrow, okay. Are you preparing for UGC Net Labor Welfare Code 55 or any other PSU HR exam? Join the best course on Tutelage Academy app now.